I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. ये थे ओटो वैम्बियर, एक अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट और टूरिस्ट जिनकी नॉर्थ कोरिया की ट्रिप 2016 में एक डरावने सपने में बदल गई। इन्हें नॉर्थ कोरियन प्रिजन कैंप में 15 साल की हार्ड लेबर की सज़ा सुनाई गई, एक ऐसे क्राइम के लिए जो बहुत लोगों के हिसाब से या तो छोटी सी गलती थी या ओटो ने कभी किया ही नहीं था। सज़ा मिलने के बाद इनका बाहर की दुनिया से सारा संपर्क काट दिया गया। तभी से नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच टेंशन्स बढ़ने लगी। ऐसा माना जाता है कि ओटो को एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप के रूप में यूज़ किया गया। अमेरिका ने ओटो को वापस लाने की पूरी कोशिश की और 1 साल से ज़्यादा टाइम के बाद फाइनली नॉर्थ कोरिया ने उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन वो ओटो जो वापस आया वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। वो कोमा में था, ब्रेन डेड कंडीशन में। उसके माँ बाप के मुताबिक ओटो को इतना टॉर्चर किया गया था कि उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दांतों को प्लेयर से खींच के तोड़ दिया हो। दुख की बात तो ये थी, ओटो अपने घर वापस आने के कुछ दिन बाद ही मर गया। नॉर्थ कोरिया ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि ओटो की डेथ एक स्लीपिंग पिल की एलर्जिक रिएक्शन से हुई, लेकिन यूएस का कहना था कि ओटो की मौत टॉर्चर और मारपीट की वजह से हुई। हम इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि ओटो ने आखिर क्या किया था, या सच में कुछ किया भी था या नहीं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, नॉर्थ कोरिया के ह्यूमन राइट्स दुनिया में सबसे खराब माने जाते हैं। जितने लोग नॉर्थ कोरियन प्रिजन सिस्टम से जिंदा निकले हैं, उनका कहना है कि गार्ड्स ने उन्हें मारा पीटा, टॉर्चर किया और कभी कभी तो भूखे मरने पर मजबूर किया। कुछ लोग तो कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहे। ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। नॉर्थ कोरिया में बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है और कुछ एक्सट्रीम केसेस में उन्हें डेथ पेनल्टी तक दे दी जाती है। इस देश को चलाता है एक डिक्टेटर, सुप्रीम लीडर किम जोंग यून। इस कहानी में हम जानेंगे कि ओटो के साथ नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ और क्या सच में उसकी मौत के लिए नॉर्थ कोरिया जिम्मेदार था। ओटो वैम्बियर एक एडवेंचरस, हार्डवर्किंग और एथलेटिक 22 ईयर ओल्ड का लड़का था जिसका फ्यूचर ब्राइट था। उसने 2013 में व्योंगमिंग हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया, अपनी क्लास में सेकंड हाईएस्ट जीपीए के साथ। फिर उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में स्कॉलरशिप पाई। वहाँ उसने कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी में पढ़ाई की। ओटो का सपना था एक बैंकर बनने का, लेकिन काम की बिजी जिंदगी शुरू करने से पहले उसने सोचा क्यों ना एक बार और दुनिया घूमी जाए। ओटो फॉरिजन कल्चर से काफ़ी फैसिनेटेड था। उसने पहले इसराइल, क्यूबा, इक्वाडोर और यूरोप के कई पार्ट्स विजिट किए थे। 2016 की शुरुआत में उसका प्लान था कि वो अपने लास्ट सेमेस्टर के लिए हांगकांग में स्टडी करेगा और फिर घर वापस आके मई में ग्रेजुएट हो। चाइना के लिए निकलने से पहले उसने डिसाइड किया कि वो नॉर्थ कोरिया विजिट करेगा यंग पायनियर टूर्स के साथ। ये एक बजट फ्रेंडली ट्रैवल ग्रुप है जो लोगों को ऐसी डेस्टिनेशंस ले जाता है जहां आम लोग जाना अवॉइड करते हैं। इवन उनका स्लोगन भी इस चीज़ को दर्शाता है, डेस्टिनेशंस योर मदर वुड रेदर यू स्टेड अवे फ्रॉम। उस वक्त यूएस गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली एडवाइस किया था अमेरिकन सिटीजन्स को कि वो नॉर्थ कोरिया ट्रैवल ना करें, लेकिन फिर भी ट्रैवल ग्रुप ने क्लेम किया कि ट्रिप सेफ है इवन फॉर यूएस सिटीजन्स। ओटो ने साइन किया एक 5 डे 4 नाइट न्यू ईयर पार्टी टूर के लिए। ट्रिप की शुरुआत मज़ेदार थी। ओटो और उसके टूर मेट्स के बीच सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक छोटी सी चीज़ थी जो अलग थी। उसके नए दोस्तों ने उसका निकनेम रखा, इंपीरियल एनिमी, थोड़ा मजाक में क्योंकि वो अमेरिकन था। पूरे ग्रुप में सिर्फ 2 ही अमेरिकन्स थे, ओटो और एक बंदा। बाकी सब कैनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस और यूरोपियंस थे। ग्रुप के मेंबर के बीच दोस्ती हो गई थी, सब इंजॉय कर रहे थे। ये जो फुटेज है वो ओटो की लास्ट नोन वीडियो है जब वो जिंदा और ठीक था। इसके बाद उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बनने वाली थी। उस रात सबने मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, पहले एक बार में, फिर प्योंगयांग के मेन स्क्वायर में हजारों नॉर्थ कोरियंस के साथ। टूरिस्ट्स अपने होटल वापस आए, कुछ लोग पार्टी करते रहे, लेकिन ओटो का रूममेट डैनी ग्रेटोन बॉलिंग एली देखने चला गया। ओवरऑल ये एक सक्सेसफुल न्यू ईयर ईव थी। 2 जनवरी 2016 को
ग्रुप वापस घर जाने के लिए तैयार था। सब लोग एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजर रहे थे। ओटो और उसका रूममेट डैनी ग्रेटन लाइन में सबसे आखिरी थे। जैसे ही वो दोनों अपने प्लेन बोर्ड करने का वेट कर रहे थे, अचानक 2 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आए और ओटो को एक अलग रूम में ले गए। ओटो के दोस्त डैनी ने बताया उसके बस कंधे पर एक हल्का सा टैप दिया गया और वो 2 गार्ड्स के साथ चला गया। डैनी ने मजाक में ओटो से कहा, ऐसा लगता है शायद हम दोनों आखिरी बार मिल रहे हैं। ओटो ने एक स्माइल पास की और फिर वो सोल्जर्स के साथ चला गया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये मजाक सच बन जाएगा। तो ओटो को अरेस्ट क्यों किया गया? जब प्लेन टेक ऑफ होने ही वाला था, एक ऑफिशियल ने अनाउंसमेंट की, ओटो हॉस्पिटल गया है क्योंकि वो बहुत बीमार है। 2 महीने बाद नॉर्थ कोरिया ने फाइनली बताया कि ओटो को क्यों अरेस्ट किया गया था। उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने एक प्रोपोगेंडा पोस्टर चुराने की कोशिश की थी, एक ऐसे एरिया से जो होटल में रिस्ट्रिक्टेड था। 29 फरवरी 2016 को ओटो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़कर अपना क्राइम कन्फेस किया। लेकिन बहुत लोग इंक्लूडिंग उसके पेरेंट्स स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ओटो को फोर्स्ड कन्फेशन देने पर मजबूर किया गया था। उसने कहा, 1 जनवरी की सुबह मैंने अपना क्राइम कमिट किया। 2 हफ्तों बाद नॉर्थ कोरियन सुप्रीम कोर्ट ने उसे 15 साल की इम्प्रिजनमेंट और हार्ड लेबर की सज़ा सुना दी। अब आप सोच रहे होंगे, एक पोस्टर चुराने के लिए 15 साल? नॉर्थ कोरिया में किसी भी चीज़ को जो उनके लीडर के नाम या फ़ोटो से जुड़ी हो, उसे डैमेज या स्टील करना वो एक सीरियस क्राइम माना जाता है। लेकिन जब बाकी डिटेल्स सामने आई तो स्टोरी कुछ और ही कह रही थी। सीसीटीवी फुटेज में एक शैडोई फिगर दिख रहा था जो 2 AM के अराउंड पोस्टर उतार रहा था। ना उसका चेहरा क्लियर था, ना जेंडर कंफर्म हो पाया। टाइमिंग भी मैच नहीं कर रही थी। डैनी ग्रेटन जो ओटो की टोरमेट थी, उसने बताया, हम लोग होटल वापस आए थे 3 बजे के आसपास, तो 2 बजे ओटो का होटल में होना नामुमकिन जैसा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओटो ने जो कन्फेशन दिया वो भी काफ़ी अजीब था। उसने कहा उसने अपने क्वाइटेस्ट बूट्स पहने थे जो स्नीक करने के लिए बेस्ट होते हैं, और उसने ये मेथोडिस्ट चर्च और यूनिवर्सिटी के एक सीक्रेट जी सोसाइटी के कहने पर किया। दोनों का CIA से कनेक्शन था, ऐसा उसने क्लेम किया। उसने कहा कि ये पोस्टर ले जाने का मोटिव सिंपल था, जिससे नॉर्थ कोरियन लोगों की वर्क इथिक और मोटिवेशन को हार्म हो। सुनने में ही अजीब लग रहा है, राइट? चर्च और जी सोसाइटी दोनों ने इन क्लेम्स को डिनाई कर दिया। प्लस ओटो जेविश था, इसलिए चर्च से उसका कोई लेना देना नहीं था। 2016 US इलेक्शन के दौरान ओटो का केस और ज़्यादा सेंसिटिव बन गया था। ओबामा और ट्रंप दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस ने ओटो को वापस लाने के काफ़ी एफर्ट्स किए। 17 महीने तक US के ऑफिशियल नॉर्थ कोरिया के चक्कर लगाते रहे बिना किसी गारंटी के। ओटो के पेरेंट्स फ्रेड और सिंडी वैम्पियर हर रोज़ अपने बेटे के लिए परेशान रहते थे। US गवर्नमेंट उन्हें बार बार ये कहती रही कि ओटो परफेक्ट हेल्थ में है। हर बार बस यही कहा जाता था, लेकिन असली सच कुछ और ही था। जून 2017 में फाइनली एक शॉकिंग बात सामने आई, ओटो कोमा में था। इसके बाद US ने डायरेक्ट एक्शन लिया। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जोसेफ यून को नॉर्थ कोरिया भेजा गया एक मेडिकल टीम के साथ। एम था ब्रिंग ओटो होम। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचे, नॉर्थ कोरिया ने इनिशियली उन्हें ओटो से मिलने तक नहीं दिया। काफ़ी निगोशिएशन के बाद फाइनली डॉक्टर्स को ओटो तक एक्सेस मिला, और जो उन्होंने देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। ओटो बिल्कुल लाइफलेस था। उसके नाक में एक फीडिंग ट्यूब थी, उसका रंग बिल्कुल पेल था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। नॉर्थ कोरियन डॉक्टर्स ने क्लेम किया ओटो ऑलरेडी कोमा में था जब वो हॉस्पिटल में लाया गया था, और पिछले 1 साल से उसकी कंडीशन ऐसी ही है। मतलब ओटो पूरे 17 महीने के डिटेंशन में से 15 महीने कोमा में था। ओटो के पेरेंट्स के लिए ये किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल, ओटो कोमा में गया क्यों? नॉर्थ कोरिया ने बोला ब्यूटोलिज्म और स्लीपिंग पिल का रिएक्शन था, लेकिन US गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये टॉर्चर का रिजल्ट है। जब ओटो घर वापस आया वो बिल्कुल वेजिटेटिव स्टेट में था। उसकी आंखें तो खुली थी, लेकिन वो किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। अपनी बॉडी पर उसका कंट्रोल नहीं था। फ्रेड वैम्पियर ने कहा हमने उसकी आंखों में एविल देखा। उसने कुछ इतना डरावना देखा था कि वो एक एनिमलिस्टिक कंडीशन में कन्वर्ट हो गया था। मैं उसे हग भी नहीं कर पाया, कुछ फील ही नहीं हो रहा था उसमें।
मेडिकल एग्जाम्स और ब्रेन स्कैन्स के बाद डॉक्टर ने बताया ओटो को सीवियर ब्रेन डैमेज था, लाइकली ड्यू टू ऑक्सीजन डेप्रीवेशन या हार्ट अटैक। सरप्राइजिंगली कोई क्लियर साइन ऑफ फिजिकल टॉर्चर नहीं मिले, ना कोई हीलिंग फ्रैक्चर, ना किसी बॉडी पार्ट पर इंजरी, लेकिन उसके पैर पर एक बड़ा स्कार था और उसके दांत बिल्कुल अजीब पोजीशन में थे, जैसे किसी ने प्लेयर से घुमा दिए हों। डॉक्टर ने एक और शॉकिंग चीज़ नोट की, ओटो के ब्रेन के दोनों साइड डैमेज थे सिमेट्रिकली। अगर किसी को सिर पर मारा जाता है तो यूजली वन साइड ऑफ ब्रेन इम्पैक्ट होता है, बट ओटो के दोनों साइड डैमेज थे। टॉर्चर या फिजिकल इंजरी के बिना होना ही मुश्किल है। 6 दिन तक अपने कोमा में बेटे के पास बैठने के बाद वो उसकी इतनी बुरी हालत ना सह पाए, तो इसलिए ओटो के पेरेंट्स ने उसका फीडिंग ट्यूब हटा दिया और फिर ओटो वैम्बियर का ऑफिशियल डेट 19 जून 2017 बन गई। ओटो वैम्बियर की डेथ के बाद उसके पेरेंट्स फ्रेड और सिंडी ने डिसाइड किया हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट के कोर्ट में केस फाइल किया। एलिगेशंस थे टॉर्चर, हॉस्टेज टेकिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और उनके खुद के ऊपर इमोशनल ट्रॉमा के चार्जेस। नॉर्थ कोरिया ने इस केस का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा और जब डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर ही ना हो तो जज एक्स पार्ट जजमेंट देता है। इस केस के रिजल्ट में वैम्बियर फैमिली को $501 मिलियन का कंपेंसेशन अवार्ड किया गया, लेकिन ये सिर्फ पेपर पर ही था क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने ना पैसे दिए ना अपॉलॉजी दी। ये जीत सिंबॉलिक थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। जज ने क्लियरली कहा नॉर्थ कोरिया इज़ लायबल फॉर ओटो वैम्बियर टॉर्चर, हॉस्टेज टेकिंग एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। लेकिन अब सवाल था पैसे मिलेंगे कैसे। जनवरी 2022 में एक छोटी सी जीत मिली। यूएस गवर्नमेंट ने एक नॉर्थ कोरियन बैंक के सीज्ड एसेट्स से $240,000 मिलियन वॉम्बियर फैमिली को दिए, लेकिन $500 मिलियन के मुकाबले ये बहुत छोटी सी अमाउंट थी। पर फ्रेड और सिंडी ने गिव अप नहीं किया। उनका मिशन बन गया नॉर्थ कोरिया के ह्यूमन राइट्स वायलेशन को दुनिया के सामने लाना। फ्रेड वॉम्बियर ने कहा ओटो की मौत एक वार्निंग होनी चाहिए, किसी और अमेरिकन या किसी भी इंसान के साथ ऐसा ना हो। आज भी वो स्कूल, कॉलेजेस और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर लोगों को एजुकेट करते हैं नॉर्थ कोरिया में ट्रैवल करने के डेंजर्स, वहाँ के जेल्स का असली टॉर्चर और डिक्टेटरशिप्स के अगेंस्ट खड़े होने की इम्पोर्टेंस। और उन्होंने ये भी बोला नॉर्थ कोरिया कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आप वहाँ जाने का प्लान कर रहे हो तो ओटो की स्टोरी को याद रखो। तो ये थी ओटो वैम्बियर की पूरी कहानी। एंड आई थिंक इस स्टोरी को सुनकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हो तो वो जगह नॉर्थ कोरिया ना ही हो तो अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।